जल्दी से ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं चंद सानियों तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर उठकर राहतारी में आ गया। वीरा और सुल्तान शाह के कमरों के बंद दरवाज़ों की निचली दज़ के पीछे फैला हुआ अंधेरा यह जाहिर कर रहा था कि वो दोनों सो चुके थे। मैं अपने इस जायज़े से फारिग भी नहीं हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने पलटकर दौड़ लगा दी। दूसरी घंटी बजने से पहले मैं रिसीवर अपने कान से लगा चुका था। अभी अभी वैसी ही दो बख्तरबंद गाड़ियां बहुत तेज़ी से निकलकर मेन रोड पर दाहिनी तरफ मुड़ी हैं। मैं इनके पीछे जा रहा हूँ, दुआ करना। अव्वल खान की हिजानी आवाज़ मादूम होते ही फ़ोन बेजान हो गया। मैंने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। वाल कलाक इस वक्त रात या सुबह के 2:45 बजा रहा था। पूरा शहर गहरी नींद के मज़े ले रहा था। साजिशी अंदाज से रात के सन्नाटे और अंधेरे से फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़े हुए थे। वो इस बात से बेखबर थे कि इस धरती के कुछ खैर खां इनके पीछे लगे हुए थे। आखिरकार मेरी छठी हिस्स की पेश बीनी दुरुस्त साबित हुई थी। पहले उन्होंने खामोश फायरिंग से STF के एहलकारों को हरासा करके भगाने की कोशिश की। अपने इस वार के बारे में निक ने मुझे पहले से वार्निंग दे दी थी। फिर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में अपने इलाके का गश्त करके यह इत्मीनान किया कि कौंसल खाने के कुर्बो जवार में कोई मुश्तबा शख्स मौजूद नहीं था। हर तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद वो बेन डेविड को बहुत बर्क रफ्तारी से वहां से निकाल ले गए थे। इनकी तरफ से मुकाबले के आगाज का बगल बज चुका था। देखना यह था कि रात के गहरे सन्नाटे में कराची की रोशन सड़कों पर अव्वल खान के ताक़ुब का क्या नतीजा निकलता है। मैंने अपना जायजा लिया और अपनी हालत पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। बिस्तर और गजाला का वजूद की शिकनों से आलूदा स्लीपिंग सूट एक अजूबा बन चुका था। मैं उठकर दोबारा ख्वाबगाह की तरफ चल दिया ताकि इस फुर्सत में लिबास तब्दील करके अपना वक्त बचा सकूं। मैंने फैसला कर लिया था कि अव्वल खान की तरफ से कोई हौसला अफजा पैगाम मिला तो मैं अपने तीनों साथियों में से किसी की नींद खराब किए बगैर खामोशी से घर से रवाना हो जाऊंगा। गजाला बदसूर गहरी नींद सोई हुई थी। मैंने हैंगर से अपने वही कपड़े उतार लिए जो दिन भर मेरे बदन से चिपके हुए थे। इस वक्त किसी दूसरे लिबास के लिए मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं गजाला को गहरी नींद से जगा दूं। कपड़े बदल कर मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया। जूते चंद लम्हों में पहने जा सकते थे। चंद मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अव्वल खान की कॉल होगी। हमने क्लिफ्टन का पुल अबूर कर लिया है। इस मरतबा दोनों बख्तरबंद गाड़ियां बहुत बर्क रफ्तारी से दौड़ रही हैं। सड़क बिल्कुल वीरान है। इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही हैं। मैंने काफ़ी फासला रखा हुआ है, मगर मुझे डर है कि इस वीरानी में वो मेरी मौजूदगी नोट कर लेंगे। फासला बरकरार रखने के लिए मैं भी 100 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी तुड़ा रहा हूँ। यह मजबूरी है, तुम अपनी तरफ से पूरी एहतियात करो। इसके बावजूद कोई गड़बड़ हो जाती है तो यह अल्लाह की मर्जी है। इसके आगे हम बेबस हैं। इस वक्त सिर्फ ताक़ुब हो रहा है। मैं फ़ोन बंद नहीं करता ताकि हमारे दरमियान मुसलसल राब्ता बरकरार रहे। यही बात मैं कहने वाला था। मुझे मालूम रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी पोजीशन क्या है। हाँ, एक बात तो बताओ कि कौंसल खाने की छत से 3 के बाद मजीद गोलियां तो नहीं चलाई गई थी? अचानक याद आ जाने पर मैंने वो भूला हुआ सवाल भी पूछ लिया। 1 और फिर इसके बाद 2 फायर हुए थे। इसके बाद कम अज कम मेरी समत में कोई गोली नहीं चलाई गई। दूसरी समतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? तुम्हारे आदमी तकरीबन हर रुख पर पोजीशन लिए हुए हैं। फायर बेआवाज थे। जरूरी नहीं क्या रेक की निगाहें छत की तरफ मरकूज रही हूँ। इन बेआवाज शोलों को देखने और पहचानने के लिए तवज्जो का इर्तिका जरूरी था। मुझे खुशी है कि आज तुम्हारा वहां रुकना रायगा नहीं गया। कुछ न कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। हम 3 तलवार से गुजर रहे हैं। साहिल करीब है। यह ताक़ुब जल्द ही कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगा। वापसी पर क्या हिकमत अमली होगी? कौंसल खाने की बख्तरबंद हिफाजती गाड़ियां आम तौर पर अहाते से बाहर नहीं निकलती। वो लोग अपनी मंजिल पर ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। अपना काम पूरा करते ही तेज़ी से वापस लौटेंगे और अपने ठिकाने का रुख करेंगे। तुम्हें इनके साथ वापस लौटने की ज़रूरत नहीं। इनकी मंजिल पर रुक कर इमारत की निगरानी करते रहना। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि मुझे वहाँ रुकना होगा या गाड़ियों के साथ वापसी होगी। मेरा और अव्वल खान का राब्ता बरकरार रहा। दोनों बख्तरबंद गाड़ियाँ अपनी नामालूम मंजिल की तरफ रवां थीं। इस वक्त तक इन लोगों की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की गई थी जिससे गुमान होता कि उन्हें अपने ताक़ुब का शुबा हो चुका है। दोनों बख्तरबंद गाड़ियां शायद अमरीकी ड्राइवर चला रहे थे, क्योंकि वो मुड़ने के लिए हर बार इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी जगह मकामी ड्राइवर होते तो इस हंगामी मुहिम में ट्रैफिक के हर असूल और राब्ते को फरामोश करते थे। इनके इस करीने से अव्वल खान को आसानी हो रही थी। कोई मोड़ या चौराहा आने से पहले उसे मालूम हो जाता था कि वो किस समत में जाने वाले थे। 2 तलवार के चौराहे से आगे फूटने वाली 2 सड़कों में से वो बाएं तरफ वाली सड़क पर हो गए। ओह, वो अचानक बाएं तरफ
ओल्ड क्लिफ्टन जाने वाले रास्ते पर मुड़ गए। मेरा इधर मुड़ना मुश्किल है, वो देख लेंगे। फोन पर यकायक अव्वल खान की मुजरिबाना आवाज उभरी, गाड़ी कहीं किनारे से लगा कर रोक दो और पैदल इसी सड़क पर चलो। मैंने इस्तरारी अंदाज में बिला तवक्कुफ जवाब दिया, यह तुम्हारी मुहिम का अहम तरीन हिस्सा है। वो सड़क सीधी है और ज्यादा लंबी नहीं है, तुम्हें कहीं ना कहीं वो दोनों बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आ जाएंगी। ओके डैनी, अव्वल खान की तरफ से जवाब आया। मैं इस तरफ जा रहा हूं। बोलते हुए उसके तनफ्फुस की तेजी नुमाया थी। मौका की नजाकत भांपते हुए उसने शायद दौड़ लगा दी थी। सड़क दूर तक साफ पड़ी हुई है। चंद लम्हों के बाद उसने हाँफते हुए इतला दी, मैं सीधा जा रहा हूं। हो सकता है कि वो आखिरी सिरे पर किसी मकान के सामने रुके हों। मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज हो गईं। अमरीकी निरे डफ्फर नहीं थे। एन मुमकिन था कि उन्हें ताक़ुब का शुबा हुआ हो और वो इस गली में घुसकर यू टर्न लेते हुए दूसरी सड़क से बाहर निकल गए हों। इनकी वो हरकत अव्वल खान की गाड़ी में बैठे हुए उसके आदमी से पोशीदा नहीं रह सकती थी, मगर वो इनके पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि अव्वल खान गाड़ी से उतरकर बख्तरबंद गाड़ियों की तलाश में अंदर भटकता फिर रहा था। जरा तेज दौड़ो, देखो वो जुल देकर निकल न पाए, मैंने तेज आवाज में कहा। मैं पूरी सड़क पार करके दूसरे सिरे पर निकल आया हूं। समंदर मेरे सामने है, मगर इन बख्तरबंद गाड़ियों का कहीं कोई पता नहीं है। वापस अपनी जगह पर पहुंचो और अपने आदमी से पूछो कि वो बराबर वाली गली से तो नहीं निकल गई। अव्वल खान को वापस जाने की जरूरत नहीं थी। इस मुहिम पर आए हुए उसके सारे आदमी वायरलेस ट्रांसमीटर से लैस थे। अपने आदमी से बात करके उसने मुझे बताया कि वो दोबारा मेन रोड पर निकलते हुए नहीं देखे गए। बस तो फिर वो वहीं किसी घर में घुसे हैं, उन्हें तलाश करो, मैंने कहा और बेइख्तियार सोफे की पुश्तगाह से टिक गया। इस वक्त मैं यकायक अपने आसाब पर दबाव महसूस करने लगा था। इन दोनों बख्तरबंद गाड़ियों के अचानक गायब हो जाने के बारे में मिलने वाली इत्तला नहायत मायूस कुन थी। मेरे जहन में इन आखिरी रास्तों का नक्शा ताज़ा होने लगा जिन पर सफ़र करते हुए अमरीकियों की दोनों बख्तरबंद गाड़ियाँ अचानक गायब हो गई थीं। दो तलवार वाले चौराहे से मुतअद्दिद सड़कें मिलती थीं जिनकी तादाद 4 से ज़ायद थी। क्लिफ्टन की इस चुरंगी से डिफेंस में जमजमा जाने वाली सड़क भी एक मुख्तसर सी चुरंगी पर 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दाहिनी तरफ वाली सड़क पर जमजमा के कमर्शियल इलाके की कल्बी सड़क थी। बाईं तरफ वाला रास्ता नेवल कॉलोनी में ले जाता था। इस तरह क्लिफ्टन जाने वाला रास्ता पार्क की नुक्कड़ पर बने हुए पेट्रोल पंप से दाएं और बाएं तरफ निकल जाता था। आगे जाकर वो दोनों सड़कें क्लिफ्टन की आखिरी चुरंगी पर मिल जाती थीं। दाहिनी तरफ वाली सड़क के इतराफ में अहम सफारती दफातर वगैरह के साथ 17 नंबर का वो आलीशान मकान भी था जो एक दौर में पूरे मुल्क में 70 क्लिफ्टन के नाम से मशहूर था। बाईं तरफ वाली सड़क लहराती और बल खाती हुई क्लिफ्टन के थाने के सामने से गुजरती थी। इसी सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद वो सड़क थी जो ओल्ड क्लिफ्टन की खूबसूरत और पुरफिजा चोटी पर ले जाती थी। किसी ज़माने में इस चोटी के कदमों में समंदर का पानी लहरें लिया करता था और कराची आने वाले स्याह क्लिफ्टन की इस छोटी सी चट्टान से समंदर की पुरफरेब लहरों का नज़ारा किया करते थे। फिर इम्तदाद ज़माना और इंसान के हाथों वो पानी रफ्ता रफ्ता पीछे होता चला गया। आखिरकार क्लिफ्टन और साहिली लकीर के दरमियान खासी जगह पैदा हो गई जहाँ उगने वाली खुद रू झाड़ियों की बाकियात से ज़रा आगे खूबसूरत रहायशी मकान वजूद में आ चुके थे। मगर इस बुलंदी से समंदर का नज़ारा भी मुमकिन था जो अपने पुराने साहिल से बहुत दूर पथरीली दीवार से सर टकराता रहता था। ओल्ड क्लिफ्टन के पार्किंग एरिया से वही सड़क यू की शक्ल में घूमकर मोहटा प्लेस और म्यूजिक की तारीखी इमारत के सामने से होती हुई दोबारा मेन रोड से आ मिलती थी। अगर वो दोनों बख्तरबंद गाड़ियां ओल्ड क्लिफ्टन की चट्टान से नीचे खाड़ी में नहीं गिरी थीं तो इनको यू नुमा सड़क पर वाक़े किसी बड़े मकान के अहाते में मौजूद होना चाहिए था। अव्वल खान का साथी अपनी गाड़ी और ऑपरेटर्स समेत मेन रोड पर मौजूद था। वो खुद सड़क के दूसरे सिरे पर था। वहाँ आने वाले इक्का दुक्का तफरीही जोड़ों और मवालियों वगैरह की सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी थीं। अव्वल खान कुछ देर के लिए वहाँ हैरान परेशान खड़ा रहा, फिर दोबारा वापस चल दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि वह हरामजादे पूरी मनसूबाबंदी के साथ इधर आए। किसी घर के मकीन उनकी आमद के मुंतजिर थे। किसी ऑपरेटर्स वगैरह पर इनकी आमद का इशारा मिलते ही घर का फाटक खोल दिया गया और दोनों बख्तरबंद गाड़ियां रुके बगैर इस अहाते में घुस गईं। अव्वल खान बनाई हुई आवाज़ में अपने मोबाइल फ़ोन पर कहने लगा, तुम अपने काम में लगे रहो। वो भी एक अहम मिशन पर निकले थे। ऐसी तैयारी और एहतियात न करते तो नाकाम हो सकते थे। मैंने नरमी से उसे समझाया, उनके मकारी पर अपना खून खौलाने के बजाय इन्हें तलाश करो। अभी वो कहीं गायब नहीं हुए, कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। ऐसे मकान को तलाश करो जिसके अहाते की दीवारें गैर मामूली तौर पर ऊंची हों और फाटक भी बुलंद हो। बख्तरबंद गाड़ी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आम जीप से ज्यादा ऊंची होगी। वो गाड़ी ऐसे ही किसी मकान में छुप सकती है। वो मारा।
मेरे कानों में अव्वल खान की मुसरत अमेज आवाज आई। ऐसा एक मकान इधर आते हुए मेरी नजरों में चुभा था, मगर मैंने उसे अहमियत नहीं दी। खुदा की कसम, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम अपने घर में बैठकर किसी जादुई दूरबीन से यहाँ का सारा मंजर देख रहे हो। मैं भी इस मकान को देखता हूँ। उसकी आवाज़ में यकायक पैदा हो जाने वाले ज़ेरो बम से अंदाज़ा हो रहा था कि मुझसे बात करते करते उसने जोश में आकर अचानक दौड़ना शुरू कर दिया। यह बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ वसीम मकान है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद रिसीवर पर उसकी हाँफती हुई आवाज़ उभरी। वो कह रहा था, सड़क के रुख पर अहाते की दीवार किसी फसील की तरह खड़ी हुई है। इसकी बुलंदी किसी तरह 10 फुट से कम नहीं होगी। कमाल है कि इतनी गैर मामूली बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। इसका लोहे का फाटक भी इतना ही ऊंचा है। घर क्या है, बाहर से कला मालूम हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि अहाते की दीवार के पीछे किस तर्ज का मकान बना हुआ है। बाहर कोई मुतनफ़िस नहीं है। जरा मैं किसी झुरी में से अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ। अगर वो दोनों बख्तरबंद गाड़ियाँ इसी घर में घुसी हैं तो घर यही हो सकता है। इस भूल में ना रहना कि बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने उसे वार्निंग दी। अगर यह अमरीकियों का कोई खुफिया ठिकाना है तो यहाँ भी खुफिया क्लोज्ड सर्किट कैमरे काम कर रहे होंगे। वो लोग अंदर बैठकर बाहर की पूरी सूरत-ए-हाल पर पूरी तरह निगाह रखे हुए होंगे। तुम फिक्र न करो, यह इलाका दिन में भी सुनसान रहता है। इस वक्त यहाँ हर तरफ सन्नाटा है। खुशकिस्मती से स्ट्रीट लैंप्स भी कमज़ोर हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ देर के लिए चौपाया बनकर इनके खुफिया कैमरों की आंखों में धूल चौंकने में कामयाब हो जाऊंगा। मोबाइल फ़ोन बंद न करना, मैंने जल्दी से उसे हदायत थी। मैं तुम्हारी तरफ से किसी अगले पैगाम की वसूली तक खामोश रहूंगा। कोई हंगामी ज़रूरत पेश आ गई तो तुम वक्त के ज़िया के बगैर मुझसे राब्ता कर सकोगे। ओके। मैं इसी के बराबर वाले मकान की दीवार तक पहुंच गया हूं और अब चारों हाथ पैरों पर जा रहा हूं। फी अमान अल्लाह, मैंने बेसाख्ता कहा और लाइन पर सकूत छा गया। वो खासी खतरनाक और हैजान अमेज सूरत-ए-हाल थी। अगर हम दोनों के अंदाजे दुरुस्त थे और अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियां बेन डेविड को लेकर इसके हाथे में दाखिल हुई थीं तो अव्वल खान का तने तनहा इनके फाटक तक जाना खतरे से खाली नहीं था। अगर इनको अपने अहाते के आसपास किसी गैर मामूली चौपाई की मौजूदगी की भनक भी मिल जाती तो वो सही सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाने के लिए बाहर निकल सकते थे। इसके अलावा दूसरा इम्कान भी मौजूद था। वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर मुस्तकिल क़याम के इरादे से वहाँ नहीं आए थे। क्यास कहता था कि वो लोग FBI के मकामी नुमाइंदे निक हार्वे के इमा पर बेन डेविड को अमरीकी कौंसल खाने से निकाल कर बहिफाजत वहाँ छोड़ने के लिए आए थे। इनका वो काम बहुत महदूद और मुख्तसर था, जिसे सर अंजाम देकर वो किसी भी लम्हे वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर सकते थे। इधर अव्वल खान अंदर की सुनगुन लेने के लिए उनके फाटक पर पहुँचा और उधर वो वापसी के लिए चल पड़ते। अगर वो इस रंगे हाथों अपने फाटक के करीब पकड़ लेते तो अव्वल खान के पास अपनी वहाँ मौजूदगी का कोई जवाज़ न होता और हालात उसके खिलाफ हो जाते। कुछ देर के लिए फ़ोन लाइन पर आसाब शिकन सकूत छाया रहा। फिर अफ की 2 हल्की आवाज़ें मेरे पर्दा समाज से टकराई। शायद अव्वल खान हथेलियों और घुटनों के बल सड़क पर या फुटपाथ पर चलता हुआ उस मकान के आहिनी फाटक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उससे अपने मुंह से कुत्ते जैसी अफ की आवाज़ें निकालकर शायद मुझे अपनी खैरियत से आगाह करने की कोशिश की थी। उसे कोई खतरा दरपेश होता तो वह हर एहतियात को बालाए ताक रखकर मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू ज़रूर करता। आसाब को चटखा देने वाला वो सकूत मजीद कुछ देर बरकरार रहा। मैं सिगरेट फूंकते हुए अंदाज़ा लगा रहा था कि अव्वल खान आहिनी फाटक की निचली या किसी अमूदी झुरी से अंदर के रोशन सहन पोर्च या दालान का जायज़ा लेकर वहाँ से जल्द अज जल्द किसी महफूज मकाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वहाँ से मुझे रिपोर्ट दे सके। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मेरे कान से लगे हुए बेजान रिसीवर में अव्वल खान की दबी दबी और पुरजोश आवाज़ गूंजने लगी। वो दोनों गाड़ियाँ इसी मकान के पोर्च में हैं। 3 गोरे आम कपड़ों में मलबूस हैं। वह बख्तरबंद गाड़ियों के करीब खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। 4 बावर्दी अमरीकी कमांडोज अजीब साख्त के हथियार लिए इनके गिर्द फैले हुए हैं। वो पूरी तरह चाकू चौबंद हैं। इनके तेवर बता रहे हैं कि ज़रा सा भी खतरा हुआ तो वो खूनरेजी से गुरेज नहीं करेंगे। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? मैं इस्तरारी तौर पर पूछ बैठा। इसी लम्हे मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो गया। उसने वो सब बचश्मे खुद न देखा होता तो मुझे क्यों बताता? शायद मुझे एतबार नहीं आ सका था कि अंधेरे में भटकते भटकते हम यूं अचानक कामयाबी के करीब पहुंच जाएंगे। मेरी वो बेएतबारी बेसाख्ता सवाल बनकर मेरी जुबान पर आ गई थी। क्या बात कर रहे हो? अव्वल खान की आवाज़ में एक तड़प सी औध कर आई। देखे बगैर मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकता था? अंदर के अहवाल बहुत पुरस्रार हैं। आसार बता रहे हैं कि बख्तरबंद वाले ज़्यादा देर तक इस मकान में नहीं रुकेंगे। अपनी बात पूरी करते ही चल देंगे। क्या इनमें बेन डेविड नहीं है?
मैंने उसके इब्तदाई जवाब की तलखी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मुझे खास तौर पर उसकी तलाश थी। मुझे उसकी कोई झलक नजर नहीं आ सकी। चारों कमांडोज तो यकीनन बख्तरबंद से आए होंगे। बकिया तीनों में अहले खाना कितने थे? मैंने सोचते हुए अगला सवाल किया। कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकियों में टी शर्ट और जीन्स का चलन इस कदर मकबूल है कि घर से बाहर तक वो हर जगह यही लिबास पहनते हैं। इसलिए में कुछ पता नहीं चल रहा था कि इनमें से कौन मेज़बान है और कौन बख्तरबंद के साथ वहां पहुंचा है। इन्हें सिर्फ मुज़ाकरात करने होते तो वो इतनी लंबी तोड़ लगाने के बजाय फ़ोन या किसी लासिलकी आले की मदद ले सकते थे। कौंसल खाने से 2 बख्तरबंद गाड़ियों की आमद इस बात की दलील है कि वो अपने साथ बेन डेविड को वहां लाए हैं। उसे गाड़ी से उतारते ही अंदर भेज दिया गया होगा। मेरा दिल भी यही कह रहा है। मकान के बाहर नशेमन की तख्ती लगी हुई है। मकान का ये नाम कोई अमरीकी नहीं रख सकता, जबकि इस वक्त पोर्च में मौजूद 7 अफराद अमरीकी हैं। हो सकता है कि किसी अहम अमरीकी सीक्रेट एजेंट ने यह मकान किराए पर लिया हो। हमें इसको इसी वक्त घेर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतनी उजलत अच्छी नहीं है। इस बार अव्वल खान ने मुस्तरिबाना अंदाज में मेरी बात दरमियान छोड़ा दी। वापसी पर हमें बख्तरबंद गाड़ियों का पीछा करना है या यहीं रुकना है? अव्वल खान का इसराब बेजा नहीं था। वो इस लम्हे का अहम तरीन सवाल था। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अमरीकी सफारतकारों से अपनी गहरी नफरत और बेजारी के बावजूद हम चश्म पोशी करने और इन्हें ढील देने के लिए मजबूर थे। वो लोग बार बार मुंह की खाने के बावजूद बेशर्मी और ढटाई पर तुले हुए थे। अपने कौमी मफाद के हसूल के लिए उन्होंने जायज़ और नाजायज़ और कानूनी और गैर कानूनी रास्तों की तमीज़ मिटा दी थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो शर्मसार होने की बजाय पाकिस्तानी हुकाम के सख्त और गैर दोस्ताना रवैये की शिकायतों के दफ्तर खोल लेते थे। इनके मुंह लगना अपने वक्त की बर्बादी के मुतरादिफ था। वैसे भी हमारा असल निशाना बेन डेविड था, जो शी के पुरस्कार आईमैन के रूप में कराची आया हुआ था। शवाहिद बता रहे थे कि मुसल्ला कमांडोज की कड़ी निगरानी और हिफाजत में बख्तरबंद अमरीकी गाड़ियों ने उसे कौंसल खाने से निकालकर नशेमन में पहुंचा दिया था। अब मिशन मुकम्मल करने के बाद दोनों बख्तरबंद गाड़ियों को अपने अमले समेत वापस कौंसल खाने में जाना था। इनका ताक़ुब बेसूद था। निगरानी नशेमन की होनी चाहिए थी, जहां बेन डेविड लाया जा चुका था। मुझे याद था कि कराची और सिंध के दूसरे इलाकों में अमन अमान की खराबी के दौर में अमरीकियों ने 6 बख्तरबंद गाड़ियां डेट्रॉइट से कराची मंगवाई थी। हंगामी तौर पर बड़े ट्रांसपोर्ट तैयारों से लाई जाने वाली इन गाड़ियों के मखसूस और महदूद मकासद बयान किए गए थे। इनमें अहम तरीन कलीदी नुक्ता यह था कि हालात अचानक काबू से बाहर होने की सूरत में अमरीकी कमांडोज इन बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर शहर और सूबे के दूसरे मुतासरा हिस्सों से अमरीकी शहरियों को निकालकर बहिफाजत कौंसल खाने ला सकें, जहां से इनकी अमरीका वापसी का बंदोबस्त किया जा सके। वो बदअमनी की एक शदीद लहर थी जिसे सियासी शोरा पुश्तों की ताइदो हमायत हासिल थी। फिर राह वालों ने भी इस शोरश की आग को भड़काकर इसे मुसल्लह बगावत बनाने की नाकाम कोशिशों में सरधड़ के बाजी लगाई हुई थी। कानून नाफिज करने वाली मकामी एजेंसियों ने इन अनासिर पर हाथ डाला तो हालात तेजी से सुधरते चले गए और कहीं से किसी एक भी गैर मुल्की के इनखला की जरूरत पेश नहीं आई। मगर अमरीकी सफारत खाने की मंगवाई हुई बख्तरबंद गाड़ियां इनके कराची के मरकज में मौजूद रहीं। इस पूरे अरसे में वो बख्तरबंद गाड़ियां शाज़ो नादर ही कराची की सड़कों पर देखी गईं, लेकिन अव्वल खान की जुबान से इनकी बर्क रफ्तार कारकर्दगी का अहवाल सुनने के बाद मुझे ये मान लेना पड़ा कि अमरीकी कौंसल खाने के मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप वालों ने इन कीमती गाड़ियों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जरूरत पेश आने पर बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह फाल थीं। बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे जाना बेसूद होगा। मैंने वो सब सोचते हुए फ़ोन पर अव्वल खान को जवाब दिया। वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। इनका लाया हुआ काम नशेमन में मौजूद है। हमें अपनी पूरी तवज्जो इस इमारत पर मरकूज रखनी चाहिए। बेन डेविड यहाँ से बचकर निकलना नहीं चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है कि बख्तरबंद गाड़ियों की नकलो हरकत से तुमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। हो सकता है कि इनके ज़रिए बेन डेविड को ना लाया गया हो। अव्वल खान का लहजा नासिहाना था। वो मेरी तमाम तवक्कात पर पानी फेरने वाली बातें थीं। मैंने कथा कलामी करते हुए कहा, बख्तरबंद गाड़ियाँ बिलावजह नहीं निकाली गईं। इनके ज़रिए कुछ न कुछ इधर उधर हुआ है। ये बात तुमको मान लेनी चाहिए। मैंने अपनी बात बहुत ज़ोर देकर कही थी। मुझे यह तस्लीम है कि कुछ न कुछ हुआ है, मगर तुमने बेन डेविड को पकड़ने की आस बांध ली है। फ़र्ज़ करो कि वो नशेमन में ना हुआ तो क्या होगा? इस वक्त इनके सामने बेन डेविड के सिवा और कोई बड़ा मसला नहीं है। वो इसी की खातिर अपनी बख्तरबंद गाड़ियाँ हरकत में ला सकते हैं। मैंने इसरार किया। यह तुम्हारा मुवक्कफ है। हो सकता है कि वो कुछ और ही सोच रहे हों। वापसी पर बख्तरबंद गाड़ियों का ताक़ुब न करने का फैसला हो जाने के बाद अव्वल खान पुरसकून होकर फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसके लहजे में उजलत और तेज़ी बाकी नहीं रही थी। तुम भी दिमाग लड़ाओ,
फ़ोन पर मेरी और निक की गुफ्तगू के बाद वो और क्या सोच सकते हैं। मैंने उसे दावत दी। वो तुम्हारे और वीरा के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान है और इनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी गिरफ्तारी है।